हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ, जहां आप और हम कल लिंकेज पढ़ रहे थे, यानी कि सहलग्नता और उसका रिकम्बिनेशन। लिंकेज और रिकम्बिनेशन यानी कि सहलग्नता और पुनर्योजन। ठीक है, इसमें हमने कल कुछ चर्चा की थी। आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे के कंटेंट या आगे की जो चीजें हमें इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़नी है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने मॉर्गन के काम को देखा था कि कैसे मॉर्गन ने ये जो मधुमक्खी मक्खी थी, सॉरी, जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं या फिर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं, इस मक्खी पे अपने सारे कार्यों को किया था, यानी कि क्या किया था, सहलग्नता को खोजा था। उन्होंने मेलानोगास्टर, जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, इस पे इसके कई क्रॉसेस कराए थे। क्या कराए थे? क्रॉसेस कराए थे, संकरण कराए थे, और उनके रिजल्ट जो आए उसके आधार पे उन्होंने लिंकेज टर्म दिया। और कल हमने देखा था कि जैसे जो क्रॉस कराए, दो गुणों को लेके कराए थे क्रॉस, यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस कराए थे। कैसा क्रॉस कराए थे? डायहाइब्रिड यानी कि द्विसंकर क्रॉस कराए थे। टीएच मॉर्गन द्विसंकर क्रॉस कराए थे, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि मेंडल के जैसा ही इसका फिनोटिपिक रेशियो आएगा। तो क्या रेशियो था कि 9:3:3:1। तो मॉर्गन को क्या मिला? ये रेशियो नहीं मिला। जो हुआ उनका जो रिजल्ट आया वह इससे डेविएटेड था, विचलित था, यानी कि 9:3:3:1 को फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, इसके आधार पर उन्होंने सहलग्नता का टर्म दिया था। कल हमने क्रॉसिंग ओवर को भी देखा था, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, और पुनर्योजन को भी देखा था। क्रॉसिंग ओवर हो जाना कब देखा था? यह कब होता है? मियोसिस की जब क्रिया होती है, जब युग्मक बनने के दौरान जब मियोसिस की क्रिया होती है, तो मियोसिस के दौरान ही क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर को हमने कल अपने दूसरे स्लाइड में देखा था, जिसको हम विनिमय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय यानी कि एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सचेंज। कैसे अदला बदली हो गया, यहाँ पे एक्सचेंज किया, ये वाला सेगमेंट इसका सेगमेंट इसके पास चला गया और इसका सेगमेंट उसके पास चला गया, यानी एक्सचेंज हो रहा है, विनिमय हो रहा है। ठीक है, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक, इसको भी हमने देखा था। तो हमने ये देखा था कि एक गुणसूत्र पे जो जीन होते हैं, वह जीन जितने नजदीक होते हैं, जीन के बीच की अगर दूरी कम होती है, तो वह जीन अपने पेरेंट से संतति में जो जाते हैं युग्मक के माध्यम से, वह जीन साथ ही जाते हैं, उनमें कोई रिकम्बिनेशन नहीं होता है, यानी पुनर्योजन नहीं होता है। कल हमने इस पे चर्चा करा था। ठीक है, जो जीन जितना नजदीक है वह साथ में ही जाएगा, और जिस जीन के बीच में दूरी ज्यादा है वहां संभावनाएं होती हैं कि रिकम्बिनेशन हो, पुनर्योजन हो। ठीक है, तो आज इसी चीज को हम आगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो मॉर्गन ने क्रॉस कराया था, टीएच मॉर्गन ने, उसमें उन्होंने एक नॉर्मल जो लक्षण वाले जो ड्रोसोफिला थी उसको म्यूटेंट वैरायटी से क्रॉस करवाया था। तो म्यूटेंट वैरायटी में उन्होंने क्या चुना था? इस क्रॉस को हम इसके माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने लिया था एक भूरा शरीर और लाल आंखों वाले नर को सिलेक्ट किया। यह नॉर्मल कैरेक्टर था। क्या था? नॉर्मल, यूं कहें कि कैरेक्टर है, यानी कि यह सामान्य लक्षण था, या इसी को वाइल्ड टाइप कहा गया है। क्या कहा गया है? वाइल्ड टाइप। ठीक है, नॉर्मल कह लें या फिर वाइल्ड टाइप कह लें। एक मिनट, कम रह रहा है, नॉर्मल कह लें या वाइल्ड टाइप कहें। तो एक क्रॉस के लिए उन्होंने क्या चुना? दो क्रॉसेस कराए। एक क्रॉस के लिए उन्होंने भूरा शरीर और लाल आंखों वाले नर को लिया, जिसका जीनोटाइप उन्होंने Y+Y+ और W+W+ दिया। ठीक है, इसका क्रॉस उन्होंने पीला शरीर और श्वेत आंखों वाले मादा से कराया। यह म्यूटेंट प्रकार था। क्या था? म्यूटेंट था, यानी कि नॉर्मल, सामान्य जनसंख्या सामान्य नहीं था, यह म्यूटेंट वैरायटी था। तो नॉर्मल जो सामान्य था, जो वाइल्ड टाइप था, वह भूरा शरीर लाल आंखों वाला नर था। उसकी उन्होंने क्रॉसिंग कराई किससे? पीला शरीर और श्वेत आंखों वाले मादा से। ठीक है, तो यह Y++ जो दिया गया है, यह वाइल्ड टाइप को डिनोट करता है। वाइल्ड टाइप मतलब सामान्य प्रकार। सामान्य कहने का मतलब यह डोमिनेंट था, इसके ऊपर यह डोमिनेंट था।
तो जो म्यूटेंट है उसके ऊपर कौन डोमिनेंट रहेगा, प्रभावी रहेगा, वाइल्ड टाइप रहेगा, इसलिए इसके साथ प्लस दिया गया है और इसको सिर्फ सिर्फ वाई वाई और डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा गया। जब उन्होंने ये क्रॉस कराया, ठीक है, भूरा शरीर लाल आंखों वाले नर का क्रॉस पीला शरीर श्वेत आंखों वाले मादा से कराया, तो उन्होंने देखा कि जितनी भी प्रोजेनी बन रही है, जितने भी ऑफ स्प्रिंग संतति बन रही है, ऑफ स्प्रिंग बन रहे हैं, उसमें से लगभग 98.7% जो प्रोजेनी बनी, संतति बनी, वह पेरेंटल कॉम्बिनेशन को लेके बनी, ठीक है, यानी कि जितने भी इसमें जो मक्खियां बनी उसमें जो जीन था वो पेरेंट के जैसा ही जीन था, यानी कि उसको हम जो पेरेंट के जैसा जीन वाले को हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाला मक्खी कहेंगे, ठीक है। तो इसमें पेरेंटल संयोग जिसको कहें पेरेंटल, वह कितना बना 98.7%, और नाम मात्र के नन पेरेंटल मक्खियों को देखा गया जिसमें रिकम्बिनेशन यानी कि नन पेरेंटल बना कितना 1.3%, यानी कि यह जो जीन था, कौन सा जीन, ये कलर वाला शरीर जिसका भूरा शरीर लाल आंखों वाला नर और पीला शरीर और श्वेत आंखों वाली मादा, यानी कि जो आई कलर और बॉडी कलर को डिसाइड करने वाले जीन थे वह क्या किए, मतलब उनका सेग्रीगेशन नहीं हुआ। यह पेरेंटल कॉम्बिनेशन देख के जैसे 98.7% क्या बना, पेरेंट के जैसा ही जीन रह गया, और 1.3% जो रिकॉम्बिनेशन हुआ, पुनर्योजन हुआ, उसको ज्यादा हम नहीं कहेंगे, बहुत कम है, ठीक है। तो इसको क्या कहा उन्होंने कि ये जो जीन है जो शरीर का कलर और आंख का कलर डिसाइड कर रहे हैं, उनके बीच में दूरी बहुत कम है, इस वजह से वह साथ साथ जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि जनक में जो जीन का कंपोजिशन है वही प्रोजेनी में भी ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए इस आधार पर उन्होंने क्या बताया कि शरीर के रंग का जीन और आंख के रंग का जीन एक दूसरे के नजदीक स्थित है, इसलिए उनमें पुनर्योजन कम हुआ, यानी कि रिकॉम्बिनेशन कम हुआ, यानी कि ये दोनों जीन क्या है, जीन के बीच रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्योजन कम हो रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि दोनों जीन बहुत पास में हैं, वह साथ साथ जा रहे हैं, इस वजह से उनमें पुनर्योजन नहीं हो रहा है। अगर दूर होते तो क्या होता, पुनर्योजन होता, यानी कि रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर होता, ठीक है। तो इस क्रॉस से उन्होंने बताया कि यह जो कलर डिसाइड कर रहा है, जो बॉडी का कलर और आंख का कलर जो जीन डिसाइड कर रहा है, वह पास पास में होंगे एक क्रोमोसोम पे, जिसकी वजह से वह साथ में ही गए होंगे पेरेंट से प्रोजेनी में, जिसकी वजह से नन पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्योजन वाले जो मक्खियां हैं वो बहुत कम बनी और पेरेंटल संयोग को लिए बहुत ज्यादा मक्खियां बनी, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने अपना दूसरा क्रॉस किया। इस क्रॉस में उन्होंने क्या किया कि लाल आंखें और दीर्घ पंख, ठीक है, इसमें इस वैरायटी होती है। अगर आप अपना एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो उसमें डायग्राम दिया गया है मक्खी का, नर और मादा। देखो उसमें मक्खी को जैसे हम बताए थे कि आखिर मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी को ही क्यों सिलेक्ट किया, ड्रोसोफिला को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि वह जो भी कैरेक्टर्स लेके थी वो इजिली विजिबल था, बाहर से देख के पता लग जाता था कि कौन नर है कौन मादा है। जैसे मेंडल ने मटर को क्यों सिलेक्ट किया, मटर में जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए वह मटर के पौधे को देख के पता कर पा रहे थे कि कौन लंबा है कौन बौना है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर होना चाहिए रिसर्चर के लिए कि वो देख के अपने सैंपल्स को देख के ही पता कर ले कि क्या जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ वो चीज उस पर दिख रहा है कि नहीं, इजिली विजिबल है कि नहीं। तो इसमें नर और मादा में भी भेद था, नर छोटी थी, नर मादा थी, छोटा था और मादा बड़ी थी शायद, ठीक है। एक बार देखना अपने बुक में वो डायग्राम बनाया गया है। और आंखें लाल और श्वेत कलर की थी, ये भी इजिली विजिबल थी, ठीक है, आराम से दिखाई दे रही थी। या फिर जो उसको माइक्रोस्कोप पे देखा जा रहा था, जिसका क्या था कम क्षमता वाला ही माइक्रोस्कोप अच्छे से रिवील कर दे रहा था कि उस मक्खी में कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, इस वजह से उन्होंने सेलेक्ट किया था। तो जब उन्होंने लाल आंखें और दीर्घ पंख यानी कि रेड आई कह लें, और रेड आई और पंख दीर्घ है यानी कि बड़ा सा पंख होगा, ठीक है, इसका क्रॉस व्हाइट आईज और मिनिएचर विंग, ये मिनिएचर ये दीर्घ पंख यानी कि बड़ा सा पंख है और लघु पंख यानी कि छोटा पंख, ठीक है। तो इसमें जब उन्होंने क्रॉस कराया तो देखा कि जो प्रोजेनी बन रही है, जो प्रोजेनी बन रही है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा,
मात्रा नहीं रहेगी। जो जितनी भी प्रोजेनी बनी, यानी कि जितनी भी मक्खियां बनी इनके क्रॉस से, इनके संकरण से जितनी भी मक्खियां उत्पन्न हुई, उसमें से लगभग जितने भी ही मक्खियां उत्पन्न हुई उसमें से लगभग 37.2% ने क्या दिखाया, पुनर्योजन दिखाया। यानी कि यहाँ देखा इन्होंने पहले में कि क्या था, 1.3% ने ही पुनर्योजन दिखाया और पेरेंट के जीन के साथ वो पैदा नहीं हुए। लेकिन इसमें क्या हुआ, 37.2% जो मक्खियां थी वह नए कैरेक्टर के साथ पैदा हुई, पेरेंट के कैरेक्टर के साथ पैदा नहीं हुई। यानी कि पेरेंट में जो जीन कंपोजिशन था, जनक में जो जीन कंपोजिशन था इन दोनों में, उससे थोड़े अलग जीन कॉम्बिनेशन लेके ये पैदा हुई। ठीक है, तो इसके आधार पर, इस रिजल्ट के आधार पर मॉर्गन ने क्या कहा कि आंख के रंग के जीन और पंख के आकार के जीन में संलग्नता कम थी, यानी कि इनके बीच दूरी ज्यादा थी। संलग्न मतलब पास और संलग्नता कम थी, कहने का मतलब दूर थे। जब कोई जीन दूर रहेगा तो वह रिकॉम्बिनेशन करेगा ही करेगा, क्रॉसिंग ओवर करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि इन आंख के रंग के जीन और पंख के आकार के जीन में संलग्नता कम थी, इस वजह से पुनर्योजन ज्यादा हुआ और जो प्रोजेनी बनी उसमें 37.2% प्रोजेनी नन पैरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ पैदा हुई, यानी कि अजनकीय संयोजन उसमें जीन का देखने को मिला। ठीक है, तो इस आधार पे उन्होंने अपने लिंकेज टर्म को डिफाइन किया और प्रूफ दिया, किनका, सटन एंड बोवेरी के क्रोमोसोमल सिद्धांत का प्रूफ दिया और ड्रोसोफिला पे अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा किया। ठीक है, इसमें इन सारे रिजल्ट्स में उसके बाद से जो बातें सामने आई इन सारे कार्यों के बाद, उसमें कहा गया कि जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित होते थे, यानी कि जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे उपस्थित रहते हैं तो क्या होता है, जनकीय जीन संयोजन यानी कि पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन और जनकीय जीन संयोजन यानी कि नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि एक गुणसूत्र पे दो जीन जब पास में रहेंगे या फिर एक ही क्रोमोसोम पे जब दो जीन रहेंगे किसी कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले जीन, तो वह क्या होगा, साथ में उनके जाने की संभावना ज्यादा रहेगी और पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनाएंगे, यानी कि जनकीय जीन संयोजन ज्यादा होगा और नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन यानी कि अजनकीय जीन जो संयोजन होगा वह कम होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे पास में थे तो क्या हुआ, अजनकीय जीन संयोजन कम था, कितना था, 1.3%। पुनर्योजन कह लो या फिर अजनकीय जीन संयोजन कह लो। ठीक है, और जनकीय जीन संयोजन कह लो या फिर लिंक्ड जीन्स कह लो। ठीक है, बात वही है। ठीक, तो यही इसके बेसिस पे कंक्लूजन उन्होंने निकाला और आगे क्या बताया, आगे बताया संलग्नता बनाम पुनर्योजन के रूप में हम इस चीज को देख लेंगे। उन्होंने बताया कि जब जीन एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो उनमें क्रॉसिंग ओवर लगभग शून्य होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर यानी कि विनिमय लगभग शून्य होता है। देखो यहाँ पे गुणसूत्र दिखाए गए हैं और गुणसूत्र पे ये जीन दिखाया गया है। क्या जीन दिखाया गया है कि यहाँ पे बहुत पास पास में दो जीन दिखाए गए हैं, इनके बीच की दूरी बहुत कम है। क्या है, इनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो ऐसी परिस्थिति में इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, शून्य के बराबर होगा। ठीक है, प्रकृति में कुछ भी मतलब परफेक्ट नहीं होता, यहाँ शून्य के बराबर होगा, फिर भी वहां पे हमने क्या देखा, 98.7% क्या था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन था। 1.3% होगा क्रॉसिंग ओवर, बहुत कम होगा, लगभग शून्य के बराबर होगा। ठीक है, और पुनर्योजन, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो पुनर्योजन भी नहीं होगा, तो पुनर्योजन भी बहुत कम होगा। उदाहरण के लिए 1.3% जो हमने पिछले क्रॉस में देखा। ठीक है, तो क्या होगा, जीन जब एक दूसरे के बहुत करीब होंगे तो उनमें क्रॉसिंग ओवर कम होगा, लगभग शून्य होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो पुनर्योजन भी, क्रॉसिंग ओवर के बाद ही तो पुनर्योजन हो रहा है, यानी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, फिर से दोबारा एलील का सजावट हम लोगों ने देखा था, तो पुनर्योजन भी बहुत कम हो जाएगा, उदाहरण के लिए 1.3%। ठीक, ऐसे ही अगर अगर जीन एक दूसरे से दूर होते हैं, अगर गुणसूत्र पे कोई जीन है जो एक दूसरे से दूर है तो वहां पे क्या होगा, विनिमय की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, यानी क्रॉसिंग ओवर उसके बीच में, जैसे ये जीन है ये जीन है, तो ऐसा पोजीशन रहेगा तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना ज्यादा रहेगी। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी तो जीन का पुनर्योजन भी होगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन भी होगा, तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन भी अधिक होगा। उदाहरण के लिए
37.2% जो अभी हमने पिछले क्रॉस में देखा था। किस क्रॉस में? आई कलर और विंग साइज का लेके, है ना। पंख का साइज देखा, एक दीर्घ पंख था और लघु पंख, और क्या था? रेड आइज था और व्हाइट आइज था। इस क्रॉस में हमने क्या देखा था कि जो विंग साइज को डिसाइड करने वाला जीन है उसकी पोजीशन और जो कलर थी, आई का कलर जो डिसाइड कर रहा था, उसके बीच ज्यादा दूरी थी। ठीक है, जैसे ये दिखाई गई है वैसी दूरी होगी, तभी जाके हमें नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्योजन ज्यादा देखने को मिला था, लगभग 37.2% होता है। ठीक है, तो अगर हम बात कहना चाहें, सहलग्नता बराबर लिखना चाहें कि लिंकेज बराबर क्या लिखें, तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रिकॉम्बिनेशन। यानी कि इसमें क्या संबंध होगा? लिंकेज बढ़ेगा तो पुनर्योजन घटेगा, है ना। अब पुनर्योजन बढ़ेगा तो लिंकेज घटेगा, है ना। इसी को कहते हैं कि इनमें क्या होता है, कैसा रिलेशन पाया जाता है लिंकेज और पुनर्योजन में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। ठीक है, तो लिंकेज जब बढ़ेगा तो पुनर्योजन घटेगा और पुनर्योजन बढ़ेगा तो लिंकेज घटेगा। ठीक है, ज्यादा लिंक जिन रहेंगे तो पुनर्योजन होगा ही नहीं, क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं तो पुनर्योजन होगा ही नहीं। जिनमें पुनर्योजन ज्यादा दूरी होगी तो लिंकेज वो कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे जिन के बीच में ज्यादा दूरी है तो यहाँ कहेंगे कि लिंकेज कम है, तो यहाँ पे पुनर्योजन ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ जिन क्या है? दोनों पास पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे जिन लिंक्ड है तो पुनर्योजन क्रॉसिंग ओवर हो नहीं रहा है, 0 के बराबर है, तो पुनर्योजन भी 1 पॉइंट समथिंग ही देखने को मिला हमें। ठीक है, तो यह इस लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बीच में यही रिलेशन स्थापित हो सकता है कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा। ठीक है, उनका जो टी एच मॉर्गन का काम था, वो टी एच मॉर्गन के साथ ही उनके एक शिष्य थे अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट। ठीक है, उन्हीं के टी एच मॉर्गन के ही शिष्य थे। उन्होंने क्या किया? यह एक फ्रीक्वेंसी निकाली। उन्होंने क्या किया? क्रॉसिंग ओवर की वैल्यू निकाली, पुनर्योजन की आवृत्ति निकाली, फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब दो जीन के बारे में पता लग गया कि दो जीन के बारे में कि कितनी दूरी है, उसके आधार पे उन्होंने क्या किया? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के आधार पे उन्होंने जीन के बीच की दूरी कैलकुलेट की। क्या की? कि एक जीन से दूसरा जीन कितना दूर है, वह उसका उनको फ्रीक्वेंसी आवृत्ति निकालने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल किया, जैसे क्रॉसिंग ओवर वैल्यू। ठीक है, या फिर हम आरएफ भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बटे टोटल ऑफ स्प्रिंग गुने 100। ठीक है, यह एक सूत्र होता है। इसमें मान लो कि जो क्रॉस कराया जा रहा है, जहां हम पिछला क्रॉस हम देखते हैं, अगर इसमें क्रॉस कराया गया तो इसमें से देखेंगे कि कितने रिकॉम्बिनेंट बने। रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग यानी कि ऐसी संतति जिसमें पुनर्योजन हुआ है और नॉन पेरेंटल जीन को लेके पैदा हुआ है, वह कितने हैं, और टोटल ऑफ स्प्रिंग मान लो कि 1000 ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, 1000 मतलब मक्खी जब एक बार मैटिंग कर रही है, इनका जो क्रॉस कराया जा रहा है, तो एक बार में मान लो कि 1000 मक्खियां बन रही हैं। उसमें से 400 में हमने क्या देख रहे हैं? देखने को मिल रहा है कि 400 में जैसे पेरेंट हैं वैसे ही वो जिन 400 मक्खियां लेके पैदा हो रही हैं, जबकि 600 मक्खियां नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को लेके पैदा हो रही हैं। यानी कि उसमें वो सारे जीन हैं जो अजनकीय हैं, अजनकीय जीन संयोजन बना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले पे अगर हम पुट कर देते हैं उसको कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितना हो जाएगा, यानी कि ऐसे ऑफ स्प्रिंग जिसमें अजनकीय जीन संयोजन था, तो 600 लिख देंगे। 600 बटे टोटल ऑफ स्प्रिंग कितना था, कितने बच्चे पैदा हुए थे? 1000। तो 600 बटे 1000 गुने 100, उसके बाद से काट के निकाल देंगे, जो कटेगा कटा के निकालेंगे, तो वह रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यानी कि दो जीन के बीच में अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब वो दोनों जीन एक दूसरे से दूर है सूत्र पे। ठीक है, अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दो जीन के बीच में कम आ रही है तो उनके बीच की दूरी भी कम है। ठीक है, तो दूरी के हिसाब से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसकी। इसी का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने मैपिंग की जीन की, और इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना, जहां पे हमारे जीन की सारी मैपिंग की गई है कि कौन जीन कितना दूरी पे है और कौन किसके साथ जा रहा है। अगर मैं डायग्राम के साथ बताने का प्रयास करूं, जो पिछला हमने कल देखा था स्लाइड क्रॉसिंग ओवर के लिए, अगर मान लो कि यह जीन है, ठीक है, ए बी सी है।
अगर ये जा रहा है तो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी था पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और इसमें क्या था, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी पेरेंटल कॉम्बिनेशन था। तो इसमें जो रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट बने तो उसमें क्या हो गया, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी बना, कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी बना, यह नॉन पेरेंटल था, ठीक है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट था, इनमें पुनर्योजन हुआ था, ठीक है। तो इसमें अगर हम कहेंगे कि ए बी नजदीक है, ए बी और सी में कौन ए से नजदीक है, ए से नजदीक कौन सा जीन है, तो क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो जा रहा है, यहाँ पे तो दिख रहा है तो बता दोगे, लेकिन अगर नहीं दिखता तो हम कहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, बी बी रिकॉम्बिनेंट नहीं रहा है, ए के साथ यहाँ बी जा रहा है, लेकिन यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कैपिटल सी इधर चला जा रहा है, स्मॉल सी इधर जा रहा है, इसका मतलब ये जो सी है बी के नजदीक होगा और ए से दूर होगा, ठीक है। तो ए बी के साथ जा रहा है, बी सी के साथ कैसे जा रहा है, इसी आधार पे उन्होंने मैपिंग करी थी और डिस्टेंस निकाला था। आगे के क्लासेस में जब आप लोग जाओगे तो हर जीन का मैपिंग कैसे किया जाता है, कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है, वो बीएससी एमएससी में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल इसी आधार पर, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ठीक है, वो जो अल्फ्रेड स्टिरटवेंट थे, जो टीएच मॉर्गन के शिष्य थे, उन्होंने मैपिंग करी जीन की और जीन मैप तैयार किया, और उसी आधार पे हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी तैयार हुआ, ठीक है। तो ये था सहलग्नता बनाम पुनर्योजन, यानी कि लिंकेज वर्सेस क्या, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो टीएच मॉर्गन के कामों को हमने देख लिया क्रॉसेस के माध्यम से। आगे हम चलेंगे, आगे एनसीईआरटी में हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन है। क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जीवों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, जीवों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। सबसे पहले एक हैंकिंग थे, हैंकिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो 1891 ईस्वी में काम कर रहे थे, कीटों पे काम कर रहे थे, ठीक है, इंसेक्ट्स में। तो उन्होंने देखा कि जब इंसेक्ट्स में जब गैमेट्स बन रहे हैं, तो कई इंसेक्ट्स थे कि उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा बॉडी दिख रही थी, कई में नहीं दिख रही थी। उनमें जो गैमेट्स बन रहे थे, तो एक में कोई ऐसा चीज था उनको कि ज्यादा दिख रहा था, और एक में कुछ चीजें कम दिख रही थी, उसको उन्होंने एक्स बॉडी यानी कि एक्स काय करके बताया। जो बाद के साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोजोम कहा, ठीक है। तो यह जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि लिंग का निर्धारण होता है, वह इंसेक्ट्स में और बाकी स्तनधारियों में और अन्य जीवों में कैसे होता है, उसके लिए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, मादा होता है मानव में और ड्रोसोफिला में, लिखा है, मानव और ड्रोसोफिला में जो लिंग का निर्धारण होता है, वह XX और XY क्रोमोसोम के बेसिस पे होता है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे होता है। अगर सेक्स क्रोमोसोम XX है, ठीक है, यह सेक्स क्रोमोसोम क्यों कह रहे हैं, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे अंदर, हमारी एक द्विगुणित कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़े में रहते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया था कि महिलाओं में 23 जोड़े रहते हैं और पुरुषों में 22 जोड़ा प्लस XY होता है, ठीक है। तो 22 जोड़ा जो होता है महिलाओं में और पुरुषों में कॉमन होता है, जिसको हम ऑटोजोम कहते हैं, या फिर अलिंग क्रोमोजोम कहते हैं, अलिंग क्रोमोजोम। इन 22 जोड़ों का, जिनको हम ऑटोजोम कहते हैं, उनका हमारे लिंग निर्धारण में कोई रोल नहीं होता है, वह मेल में भी कॉमन होता है और फीमेल में भी कॉमन होता है। अंतर कहाँ आता है, एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम में अंतर आता है, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो फीमेल होती है उसमें डबल एक्स क्रोमोजोम होता है, एक्स एक्स होता है, तो यह पेयर बना के रहता है, तो यह एक्स क्रोमोजोम, जबकि जो मेल होते हैं उसमें एक्स होता है और एक वाई क्रोमोजोम होता है, ठीक है। जो मादा होती है वो होमोजाइगस होती है, मादा क्या होती है, होमोजाइगस, यानी कि एक्स एक्स है, तो इससे मान लो कि गैमेट बनेगा, तो 2 गैमेट बनेगा, तो किस प्रकार का इसमें गुणसूत्र आएगा, एक्स आएगा और एक्स आएगा। जो युग्मक बनेंगे, अगर मादा में युग्मक बन रहे हैं, तो वो कैसे युग्मक बनेंगे, एक्स क्रोमोजोम वाले ही युग्मक बनेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। 2 एक्स क्रोमोजोम है तो दोनों, ये होमोलोगस है तो दोनों अलग होगा, तो 2 प्रकार का गैमेट एक ही प्रकार का बनाएगा। यहाँ 2 गैमेट दिखा रहा है, लेकिन गैमेट का प्रकार कैसा है, एक्स क्रोमोजोम ही
वो बियर कर रहा है, एक्स क्रोमोजोम ही वो धारण कर रहा है। जबकि जो मेल होगा उसमें 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। क्या बनेगा? एक एक्स क्रोमोजोम को लिए हुए एक गैमेट बनेगा, जबकि दूसरा गैमेट उसमें वाई क्रोमोजोम होगा। क्या होगा? वाई क्रोमोजोम होगा। अब मान लो यह एक्स क्रोमोजोम से फ्यूज करता है, यह अंड कोशिका, मादा में अंड कोशिका बनती है, नर में स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। अगर यह शुक्राणु इस अंड कोशिका से फ्यूज होता है तो क्या बनेगा? एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यह बच्चा क्या होगा? लड़की होगी। क्या होगी? लड़की, यानी कि फीमेल होगी, मादा होगी। ठीक है। जब यह वाई क्रोमोजोम इससे फ्यूज करे या इससे फ्यूज करे, दोनों कंडीशन में क्या बनेगा? वाई क्रोमोजोम जाएगा तो एक्स वाई बनेगा। दोनों कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? वाई क्रोमोजोम जाएगा तो एक्स वाई कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यानी कि एक्स वाई होगा तो क्या बनेगा? एक्स वाई, अगर यहाँ का एक्स और यहाँ का वाई फ्यूज करता है, यहाँ अगर हम जैसे मेंडल के समय बना रहे थे, मेंडलिज्म हमने प्रोसेस देखी थी, वहां अगर गैमेट से हम जाइगोट बना रहे थे, तो यहाँ पे भी जाइगोट बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे एक बार देख ही लेते हैं। ये एक्स एक्स के साथ आएगा तो एक्स एक्स बनेगा। ठीक है। यह एक्स वाई के साथ जाएगा तो एक्स वाई बनेगा। फिर यह एक्स एक्स के साथ जाएगा तो एक्स एक्स बनेगा, और यह एक्स वाई के साथ भी जा सकता है ना। मतलब संभावना क्या है? 50%। हर गर्भधारण के साथ यह संभावना है, 50% चांस है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है। और लड़का लड़की डिसाइड किसकी वजह से हो रहा है? इस मेल की वजह से। किसकी वजह से? मेल की वजह से, क्योंकि यही वो मेल है जिसमें 2 प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं, एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग गैमेट और वाई क्रोमोजोम कंटेनिंग गैमेट। मादा में तो एक ही प्रकार का गैमेट बन रहा है, एक्स क्रोमोजोम वाला ही गैमेट बन रहा है। तो मादा का किसी बच्चे के लिंग निर्धारण में कोई रोल नहीं होता, यानी कि महिला की वजह से लड़का या लड़की का निर्धारण नहीं होता। निर्धारण होता किसकी वजह से? नर की वजह से, यानी कि एक्स वाई क्रोमोजोम की वजह से। अगर एक्स क्रोमोजोम वाला गैमेट शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो वह जो बच्चा बनेगा वह लड़की होगी। अगर एक्स क्रोमोजोम वाला वाई क्रोमोजोम वाला शुक्राणु अगर वो अंडाणु से मिलता है तो लड़का बनेगा, एक्स वाई कॉम्बिनेशन बनेगा, लड़का बनेगा। यानी कि जो समाज में अभी तक चलते आ रहा है, कई लोग क्या करते हैं, लड़का हो या लड़की हो उसको ब्लेम लड़की पे ही दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? लड़के में तो कोई ब्लेम करता ही नहीं। बहू को, घर की बहू को, लड़के के लिए तो कोई ब्लेम नहीं करेगा। लड़का हो गया तो माना जाता है कि बहुत अच्छा, मतलब सौभाग्य है जो लड़का पैदा हो गया। ठीक है। और लड़कियां जब होते रहे किसी लड़की को, लड़की हो ज्यादा, कोई बहू, घर की बेटी बहू हो, लड़की पैदा करती है तो उसी को दोष दिया जाता है कि इसको सिर्फ लड़कियां होती हैं। आज देखना लड़की होने में किसका रोल है। ठीक है। तो यह समाज में बहुत एक कुप्रथा कहे, कुरीति कहे, इसके लिए दोषी महिलाओं को माना जाता है, लेकिन महिला का उसमें कोई योगदान नहीं है। अगर किसी लड़का बनेगा कि लड़की बनेगी, यह नर के ऊपर ही निर्भर करता है कि किस प्रकार का शुक्राणु, जिसके अंदर किस प्रकार का गुणसूत्र है, वह अंडाणु से फ्यूज होगा तो लड़का या लड़की बनेगी। हर प्रेगनेंसी के साथ 50% चांस रहता है कि लड़का बने और 50% चांस रहता है कि लड़की बने, क्योंकि आधे आधे संभावना है। एक्स वाई अगर एक्स के साथ गया तो लड़का, एक्स एक्स के साथ गया तो लड़की। इस तरीका से यह सेक्स डिटर्मिनेशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? मानव में और ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद से इंसेक्ट्स का देखेंगे। इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है XO प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। XO कहने का मतलब क्या है? मादा है तो XX यहाँ पे भी मादा बनाएगी, XX क्रोमोजोम जो रहेगा तो वह जो बच्चा होगा वह मादा होगी। ठीक है। और XO यानी कि सिर्फ X एक ही क्रोमोजोम रहा, दूसरा X क्रोमोजोम नहीं रहा, तो वह क्या बनाएगा? नर बनाएगा। तो इंसेक्ट का नर कैसे बनता है? XO गुणसूत्र से। ओ यहाँ पे दूसरा X नहीं है, Y भी नहीं है, यहाँ पे X नॉट कहते हैं, X जीरो कहते हैं। ठीक है। तो X जीरो होगा तो नर बनेगा और XX होगा तो मादा बनेगी। ठीक है। तो यह किसमें देखने को मिलता है? कीट और टीडे जो होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, उसमें यह प्रक्रिया देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे नर कैसा होता है? विषम युग्मकी होता है। क्या होता है? XO एक क्रोमोजोम कम होता है इसमें, यह विषम युग्मकी है,
एक क्रोमोसोम इसमें कम है, जबकि जो मादा होती है XX होती है, यानी कि यह समयुग्मकी होती है। यहाँ पे भी लिखा है मादा कैसी होती है समयुग्मकी होती है, यानी युग्मक बनाएगी तो उस दोनों जितने भी प्रकार के युग्मक बनाएगी उसमें X क्रोमोसोम ही रहेगा, इसलिए मादा को हम समयुग्मकी कहते हैं। ठीक है, और मेल क्या था, यहाँ मानव के केस में नर को हम क्या कहते हैं विषम युग्मकी, यानी कि वह दो प्रकार का युग्मक बनाता है, एक में X क्रोमोसोम और एक में Y क्रोमोसोम वाला युग्मक बनता है। ठीक है, तो दो प्रकार के बनाते हैं मेल युग्मक, इसलिए उस मेल को हम नर को विषम युग्मकी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिंग का निर्धारण शुक्राणु द्वारा हो रहा था, हमने मानव में देखा था। यहाँ पे भी क्या है, नर विषम युग्मकी होते हैं, यानी कि XO एक क्रोमोसोम यहाँ कम होता है, जबकि जो मादा होती है वह समयुग्मकी होती है, यानी कि सेम प्रकार का युग्मक बनाती है, यानी XX क्रोमोसोम होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस इसी से पूछा सकता है कि XO प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कीट और टिड्डे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से बारी आती है पक्षियों की। पक्षियों में यह ZW और ZZ प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। यहाँ पे स्थिति उलट जाती है। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि सेक्स को डिटरमाइन कौन कर रहा था, लिंग का निर्धारण शुक्राणु की वजह से हो रहा था, यानी कि नर की वजह से हो रहा था। यहाँ पे भी लिंग का निर्धारण किसकी वजह से हो रहा था, नर की वजह से हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ मादा ही होती है जो लिंग का निर्धारण करती है मादा की वजह से। यहाँ मादा ZW हो तो मादा और ZZ हो तो नर, यानी कि नर यहाँ पे क्या हो जाता है समयुग्मकी हो जाता है, यानी कि नर में युग्मक बनेगा तो सेम प्रकार का बनेगा पक्षियों में, जबकि मादा में जो युग्मक बनेगा तो दो प्रकार का बनेगा, एक में Z एक में W वाला युग्मक बनेगा, यानी कि यहाँ पे मादा विषम युग्मकी होती है और लिंग का निर्धारण भी अंडाणु द्वारा ही होता है। ठीक है, और नर ZZ होता है। तो इसके उलट प्रणाली जो है सिस्टम हमको कहाँ देखने को मिलता है, पक्षियों में मिलता है, इसलिए इसको ZW और ZZ नाम दे दिया गया कि XXY ना देके ZW और ZZ। तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि ZW और ZZ टाइप का लिंग निर्धारण किसमें देखने को मिलता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पक्षियों में। किसमें, पक्षियों में इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक था एक, TH मॉर्गन के बाद सहलग्नता के बाद हमें सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना था। इसके बाद से एक कंडीशन आता है, ये NCERT ने अलग दे रखा है कि मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण, कि मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बताया कि जो इसमें हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन पाई जाती है। कैसी कंडीशन, हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मधुमक्खी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो मक्खी होती है, रानी मधुमक्खी अंडे देती है। ठीक है, रानी मधुमक्खी क्या करती है, अंडे देती है। अंडा अगर फर्टिलाइज होता है, अंडा अगर फर्टिलाइज होता है तो फिर से वो मादा बनेगी। ठीक है, अंडा अगर फर्टिलाइज होता है, निषेचित हो जाता है, अंडे का अगर निषेचन होता है तो क्या होगा, वह डिप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, तो निषेचन हो जाएगा और डिप्लॉयड हो जाएगा तो मादा बना देगा। मादा कौन होगा, रानी होगी या श्रमिक मक्खियां, वर्कर जो कहते हैं, वर्कर बी या फिर क्वीन जो होती है वह डिप्लॉयड होती है और डिप्लॉयड इसमें मादा होती है। ठीक है, और जो मधुमक्खियों के नर होते हैं जिसको हम ड्रोन कहते हैं वह हैप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉयड, और यह कैसे बनते हैं, बिना निषेचन के बनते हैं। इसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, यह पार्थोजेनेटिकली डेवलप होते हैं, यानी कि अनिषेक जनन। ठीक है, अनिषेक जनन इस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही अंडा से एक प्राणी बन जाता है, एक जीव बन जाता है, जिसको ड्रोन कहते हैं। मक्खियों में जो मेल बनते हैं वह ऐसे ही अंडे से बनते हैं जिनका निषेचन नहीं होता, डायरेक्ट वो क्या होता है, पार्थोजेनेटिकली डेवलप हो जाता है और नर यानी कि ड्रोन मक्खी बना देता है। ठीक है, जो ड्रोन होते हैं, नर होते हैं मक्खियों के, वह हैप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉयड। ठीक है, इसमें 16 गुणसूत्र पाया जाता है। जो नर होता है, ड्रोन होता है, उसमें 16 गुणसूत्र पाया जाता है, वह हैप्लॉयड होता है। जबकि जो फीमेल होती है, मादा होती है, वह क्या होती है, उसका अगर 4
उसका क्या है, अगर अंडा बना है तो उसका फर्टिलाइजेशन अगर शुक्राणु से होता है तब यह क्या हो जाएगा, इसका हैप्लॉइड और इसका हैप्लॉइड से ये डिप्लॉइड हो जाएगा और 32 गुणसूत्र इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि यह क्या हो गया, 2 सेट में इसके पास गुणसूत्र आ गए तो यह क्या कहलाएगा, द्विगुणित कहलाएगा और वह मादा बनाएगा। यानी मादा बना तो फर्टिलाइजेशन के बाद से एक का फर्टिलाइजेशन हुआ तो मादा बनेगी। मादा में कौन कौन आएगी, वर्कर जो बी है वो आती है, यानी कि श्रमिक मक्खी और रानी मक्खी क्या होती है, मादा होती है और यह द्विगुणित होती है। जबकि जो नर होता है जिसको ड्रोन भी कहा जाता है वह हैप्लॉइड होता है और वह जिस अंडे से बनता है उसका निषेचन नहीं होता, वह पार्थोजेनेटिकली वह अंडा क्या होता है, डेवलप होता है और नर बना देता है। तो यहाँ पे क्रोमोजोम सेट की संख्या के आधार पर लिंग तय होता है। मधुमक्खी में क्या होता है, क्रोमोजोम संख्या के, क्रोमोजोम सेट की संख्या के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। अगर 2n क्रोमोजोम है यानी कि 2 सेट है गुणसूत्र का तो वह मादा बनाएगा और n सेट यानी कि एक सेट है गुणसूत्र का तो वह नर बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें मधुमक्खी में बी में क्या मिलता है, हैप्लोडिप्लॉइडिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। यानी कि पूछा जाएगा कि मधुमक्खियों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण मैकेनिज्म देखने को मिलता है तो उसका क्या नाम होगा, अगुणित द्विगुणित प्रकार का। ठीक है, यानी कि हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। अगर इसको हम हिंदी में कहें तो हैप्लोडिप्लॉइड यानी कि अगुणित द्विगुणित प्रकार का। ठीक है, तो मक्खियों में सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार का होता है, तो अगुणित द्विगुणित प्रकार का होता है। यहाँ पे जो अगुणित होता है वह नर होता है जिसको ड्रोन कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में इसको पुनमधुप कहा गया है। क्या कहा गया है, पुनमधुप कहा गया है, जिसमें क्रोमोजोम एक सेट में पाया जाता है, सिंगल सेट में पाया जाता है, यानी कि 16 क्रोमोजोम इसमें होता है। ठीक है, जबकि जो मादा मक्खी होती है जिसको रानी मक्खी भी कहते हैं, क्वीन कहते हैं, और श्रमिक मक्खी भी होती है, वह द्विगुणित होती है और इसमें गुणसूत्र 2 सेट में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मधुमक्खी में हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन और लिंकेज यही 2 चीजें आज हम लोग को पढ़नी थी। आगे जब नेक्स्ट क्लास लगेगी हमारी तो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब हम लोग देखेंगे इसके बाद से क्या बचता है, म्यूटेशन बचता है। क्या म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन, और उसके बाद से पेडिग्री एनालिसिस भी हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे की क्लास में जब हमारी क्लास लगेगी तो उसमें हम म्यूटेशन देखेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास तक पेडिग्री एनालिसिस हम देखेंगे, जिसमें मेंडल ने कई सारे विकार के बारे में बताया था, जेनेटिक डिजीज के बारे में बताया था, उसकी चर्चा होगी। तब तक के लिए आज हम इस क्लास को यहीं बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं। आगे की क्लास के लीजिए आप लोग तैयारी कीजिए और पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।